नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे साइंस का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 29 करेंगे। ठीक है, इसके पहले का प्रैक्टिस सेट जिसने नहीं देखे हैं वो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट का देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था। तो बताइए, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? 1963 ईस्वी को, 1965 ईस्वी को, 1969 ईस्वी को या फिर 1972 ईस्वी को। तो देखिए, मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम रखा था कब? तो 1969 ईस्वी को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने इस प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो का बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए क्या लिखा है कि ऐसे में अमेरिका के उस अपोलो मिशन की यादें ताज़ा हो गई है जब इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा था। कौन सा तारीख था? वो था 20 जुलाई 1969। ठीक है, जब अपोलो 11 मिशन ने अंतरिक्ष विज्ञान में कामयाबी का नया इतिहास रच दिया था। अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था। ठीक है, तो देखिए कौन सा अंतरिक्ष यात्री ने पहला कदम चांद पर रखा था? तो नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। और कौन सा यान था? तो यान का नाम था अपोलो 11। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो बताइए, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या फिर मध्य मंडल में? ये ओजोन परत पाई जाती है किस मंडल में? तो समताप मंडल में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए जो मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं घटित होता है वो कौन सा मंडल में होता है? तो होता है क्षोभ मंडल में। ठीक है, और ये सबसे नीचे स्तर का मंडल होता है। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणु यानी कि O3 से बनी एक गैस होती है। ठीक है, यानी कि ओजोन जो होता है, ओजोन का फॉर्मूला क्या था? O3 होता है। ठीक है, जो कि 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। यह ऊपरी वायुमंडल यानी कि समताप मंडल में स्वाभाविक रूप से थोड़ी मात्रा में उपस्थित होता है। ओजोन पृथ्वी पर जीवन को सूर्य की पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। उसके बाद क्या है कि वायुमंडल में 90% ओजोन समताप मंडल में स्थित होते हैं, जो लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच वायुमंडल की परत होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्यों? तो बताइए, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्यों होता है? क्योंकि समुद्र गहरा होता है, समुद्र काफी दूर तक फैला रहता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है या फिर समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। तो देखिए, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखिए, नदी की अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरना आसान इसीलिए होता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी की अपेक्षा क्या होता है? ज़्यादा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि समुद्र जल अधिक भारी होने के कारण मनुष्य के शरीर पर अधिक उत्प्लावन बल लगाता है और इसी कारण समुद्र में तैरने में आसानी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो बताइए, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का, पराबैंगनी तरंग का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका? तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखिए, अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है? देखिए, 2 प्रकार का तरंग होता है। ठीक है, एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं। देखिए, अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है? तो अनुदैर्घ्य तरंगों में कण जो होता है वो तरंग दिशा के समांतर चलते हैं। ठीक है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग में कण जो होता है वो तरंग के लंबवत चलते हैं। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगें ठोस, तरल पदार्थ और गैसों के माध्यम से यात्रा कर सकता है। मतलब जो अनुदैर्घ्य तरंगें होता है ये तीनों से यानी कि ठोस, तरल और गैस ये तीनों के माध्यम से यात्रा कर सकता है। ठीक है, बाकी देखिए अनुप्रस्थ तरंगें क्या होता है? तो अनुप्रस्थ तरंगें जो है वो आमतौर पर ठोस पदार्थों और तरल पदार्थों की सतह पर ही यात्रा कर सकती है। ठीक है, और देखिए अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण कुछ कुछ देख लीजिए। देखिए कौन कौन सा हो गया अनुदैर्घ्य तरंगे के उदाहरण? ध्वनि तरंगे हो गया, वसंत ऋतु में कंपन करता हुआ चीज हो गया, सुनामी, लहरें, ये सब क्या हुआ? ये सब हुआ अनुदैर्घ्य तरंगों के कुछ उदाहरण। ठीक है, उसके बाद चलिए अनुप्रस्थ तरंगों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, पानी की सतह पर जो तरंगे उत्पन्न होता है वो भी हो गया, अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण हो गया। फिर भूकंपीय एस तरंगे हो गया, उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे हो गया। ये सब कुछ तरंगे हैं जो अनुप्रस्थ तरंगे के उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि परमाणु बम आधारित है। तो बताइए, परमाणु बम आधारित है किस पर? नाभिक संलयन पर, नियंत्रित नाभिक विखंडन पर,
अनियंत्रित नाभिक विखंडन पर या फिर उपयुक्त सभी। देखिए परमाणु बम आधारित है किस पर, तो अनियंत्रित नाभिक विखंडन पर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखिए परमाणु बम में परमाणु विखंडन अभिक्रिया होती है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया में परमाणु का नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है और एक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला को प्रेरित करती है और इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो बताइए प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, हाइगेंस ने या फिर थॉमसन ने। तो देखिए प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने, तो हाइगेंस ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखिए है कि न्यूटन के ही समकालीन मतलब न्यूटन के समय में ही थे एक विद्वान, कौन थे, हाइगेंस। ठीक है, जो 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके बाद देखिए इस सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तो उसकी वेग अधिक हो जाती है, अर्थात प्रकाश का जो वेग होता है वो विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पर होता है। तो बताइए किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पर होता है, जल में, वायु में, निर्वात में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ पर, तो निर्वात में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि निर्वात में कोई उत्प्लावन बल नहीं होता है, इसीलिए निर्वात में वस्तु का भार अधिकतम होता है। उत्प्लावन बल को उत्क्षेप बल भी कहा जाता है और यह विस्थापित तरल या फिर गैस के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है कि टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है। तो बताइए टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है, शोकले, पास्कल, सोल्स या फिर वाटरमैन। तो देखिए टाइपराइटर के आविष्कारक हैं कौन, तो सोल्स। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि अमेरिका में पहले व्यावसायिक रूप से बनाए गए टाइपराइटरों में से एक का पेटेंट 1868 में क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, कार्लोस गिल्डन और सैमुअल डब्ल्यू सोल के द्वारा किया गया था। सोल्स का 1878 में एक अलग पेटेंट भी था जो टाइपराइटर के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो बताइए वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व। तो देखिए वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या, तो घनत्व। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए दिए गए तापमान पर यदि वस्तु की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है तो वस्तु के द्रव्यमान और आयतन में समान अनुपात में परिवर्तन होगा, इसीलिए वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो हो क्या होगा, वो घनत्व में अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर। तो बताइए आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस पर आधारित है, अणुभार पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर या फिर न्यूट्रॉन पर। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर, परमाणु क्रमांक पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के जनक दिमित्री मेंडलीव हैं। ठीक है, 1869 में अपनी आवर्त सारणी प्रकाशित किया था। उसके बाद देखिए कि दिमित्री मेंडलीव ने आधुनिक आवर्त सारणी की नींव रखी थी। उन्होंने तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक व्यवहार के अनुसार समूहों और पंक्तियों में व्यवस्थित किया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन थे, तो दिमित्री मेंडलीव थे, जिनका आवर्त सारणी प्रकाशित हुआ था कब, 1869 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्यों। तो बताइए प्रेशर कुकर में सब्जियां पकाई जाती है जल्दी क्यों, क्योंकि सब्जियों को पानी की अपेक्षा भाप जल्दी उबाल सकता है, या फिर दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, या फिर उच्च दाब क्वथनांक को कम करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च दाब क्वथनांक को कम करता है। ठीक है, यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि कुकर के अंदर दबाव बढ़ जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसीलिए क्वथनांक तक पहुंचने के लिए अधिक गर्मी की आवश्यकता होने लगता है और यह कम समय में भोजन को पकाने के लिए पर्याप्त हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो बताइए आकाश का रंग नीला क्यों होता है, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश की परिकर्णन के कारण या फिर प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो देखिए आकाश का रंग नीला होता है क्यों,
तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखिए, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है तो वायुमंडल के छोटे कणों से टकराकर बिखर जाती है और छोटे कण सूरज की उन किरणों में से नीले रंग को परावर्तित कर देते हैं। प्रकाश के रंगों में से नीले रंग में फैलने की क्षमता जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे कम होता है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आकाश का रंग नीला होता है, किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? तो बताइए, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है, क्यों? वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या फिर अत्यधिक भार के कारण। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु दाब में कमी के कारण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि वायुमंडलीय दबाव ऊंचाई के साथ क्या होता है? घट जाता है। चूंकि पेन के अंदर स्याही पृथ्वी की सतह पर मौजूद वायुमंडलीय दबाव पर भरी जाती है, इसीलिए यह दबाव को बराबर करने के लिए बाहर आती है। इससे यात्रियों के कपड़े खराब हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें पेन से स्याही हटाने की सलाह दी जाती है। फिर क्या है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही वायु दाब में कमी के कारण निकलने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि अनुवांशिक रोग रंग वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर सकती है? तो बताइए, अनुवांशिक रोग यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जिसको होता है वो कौन सा रंग की पहचान नहीं कर पाता है? लाल और काला, हरा और लाल, पीला और लाल, या फिर हरा और गुलाबी। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा हरा और लाल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, रंग अंधापन तब होता है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस तब होता है जब आप पारंपरिक तरीके से रंगों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आपकी आंखों में कुछ शंकु यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं गायब होती है या फिर सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। आपको कुछ रंगों या रंगों के बीच अंतर देखने या रंगों की चमक को समझने में परेशानी हो सकती है। इस रोगी में व्यक्ति लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाता है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है या फिर है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इमेज को देख करके, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या डिजिट को लिखा गया है, इसको आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि आप किसको ये बीमारी है, किनको नहीं है, ठीक है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस चेक करने का इमेज है, ठीक है। तो इसको चेक करके आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सा डिजिट लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है कि टेटनस रोग किसके कारण होता है? तो बताइए, टेटनस रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, टेटनस रोग होता है किसके कारण? तो बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, जब टेटनस बैक्टीरिया शरीर पर आक्रमण करता है तो वे एक विष उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जो दर्दनाक मांसपेशियों के संकुचन का कारण बनता है। टिटेनस का दूसरा नाम होता है लॉकजॉ, ठीक है, टिटेनस का दूसरा नाम क्या है? तो लॉकजॉ है। इसके कारण अक्सर व्यक्ति की गर्दन और जबड़े की मांसपेशियां अकड़ जाती है, जिससे मुंह खोलना या फिर निगलना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा क्या है? तो बताइए, घड़ी की चाबी में कौन सा संचित ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, घड़ी की चाबी में संचित होता है कौन सा ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, जब हम घड़ी को घुमाने के लिए कुंडी घुमाते हैं तो ऊर्जा मुख्य स्रोत में जमा हो जाती है, फिर बैरल को मेन स्प्रिंग के बल से घुमाया जाता है। घड़ी की सुइयों को हिलाने के लिए बैरल गियर दांतों का उपयोग करता है, और इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि घड़ी के स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा जो है वो कौन सा ऊर्जा होता है? वो स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा वो होता है जो ऊर्जा को संग्रहित करके एक जगह रखता है, ठीक है, और एक होता है गतिज ऊर्जा। वो क्या होता है? वो जब गति करते हुए जब कोई एनर्जी खपत होता है तो वो कहलाता है गतिज ऊर्जा, ठीक है। के बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है कि ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? बताइए, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? पूर्व दिशा को, पश्चिम दिशा को, उत्तर दिशा को, या फिर दक्षिण दिशा को? तो देखिए, ध्रुव तारा इंगित करता है किस दिशा को? उत्तर दिशा को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखिए, उत्तर सितारा को ध्रुव तारा भी कहा जाता है, जो उत्तर दिशा को इंगित करता है या उत्तर में उगता है, और इस प्रकार एक संकेतक के रूप में दिशाओं को खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो बताइए, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 88, 74, 65 या फिर 70? तो देखिए, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 88 है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड देखिए, कहीं कहीं 89 भी लिखा रहता है, ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है।
चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए तारामंडल सितारों का एक समूह होता है जो एक विशेष पैटर्न बनाता है और आमतौर पर इसके आकार के अनुसार नामित किया जाता है। ब्रह्मांड में कुल 88 तारामंडल हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्या है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन किस तरह होता है? पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसके कारण तारे पूरब से पश्चिम की ओर विपरीत दिशा में घूमते दिखाई देते हैं। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य की वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करते हैं और अपनी धुरी पर वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पश्चिम से पूरब घूमते हैं। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं, ठीक है। उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हेलोजन कौन सा है? तो बताइए ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हेलोजन कौन सा है? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन या फिर ब्रोमीन? तो देखिए ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हेलोजन कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आयोडीन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए कक्ष तापमान पर हेलोजन समूह के तत्व पदार्थ के 3 अलग अलग अवस्थाओं में मौजूद होते हैं। फिर देखिए आयोडीन और एस्टेटिन ठोस होते हैं, जबकि ब्रोमीन एक तरल और फ्लोरीन और क्लोरीन गैस होते हैं। उसके बाद देखिए क्या कि हेलोजन तत्व अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। सोडियम के साथ वे लवण का उत्पादन करते हैं, जिनमें से टेबल नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है, सबसे परिचित होता है। प्रत्येक हेलोजन परमाणु के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन कोष में 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले सेट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।